चलिए तो हम किसके बारे में बात करेंगे? ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया था, प्ले विद ग्राफ हमने पढ़ना स्टार्ट किया हुआ था। और प्ले विद ग्राफ में आप सभी लोगों ने क्या देखा था कि भाई हमारे पास दो तरह के फंक्शन होंगे, एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन होगा, दूसरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। ठीक है, तो आपके हमारे पास दो तरह के फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन में फिर हम बहुत सारे केसेस पढ़ चुके थे ऑलरेडी। ठीक, तो अलजेब्रिक फंक्शन में हमारे पास जो लास्ट फंक्शन बचा था वो फंक्शन था आपका फ्रैक्शन पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट की बात करने जा रहे हैं हम कि फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है। उसके बाद हम फिर पीसवाइज फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो आपका फंक्शन है, देखिए इसे हम क्या करते हैं, fx इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। fx इक्वल टू क्या, कर्ली ब्रैकेट ऑफ x। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका मतलब क्या है, इस पहले ही समझते हैं। हमारे पास जो भी नंबर दे रखे हैं उस नंबर में दो पोर्शन होंगे। मींस अगर आपके पास x है तो इस x के दो पार्ट है। ये अगर कोई नंबर है ना आपका, तो इस नंबर के आपके दो पार्ट होंगे। एक तो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट जो इसमें आने वाला है वो है फ्रैक्शन पार्ट। ठीक, मींस आपके पास कोई भी नंबर है तो उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, दूसरा फ्रैक्शन पार्ट। मींस क्या कि अगर आपके पास 1.2 कोई नंबर दिया है तो इसमें जो 1 आपको मिल रहा है, ये 1 क्या है आपका, ये 1 आपका इंटीजर है। और 0.2 वाला जो वैल्यू होगा, ये 0.2 क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शन पार्ट। मींस डेसिमल जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है बेटे, तो ये हो गया। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपके पास कोई निगेटिव नंबर है, जैसे -3.2 आपके पास अगर कोई नंबर दिया हुआ है, तो होता क्या है, फ्रैक्शन पार्ट कभी निगेटिव नहीं होता। फ्रैक्शन जो है आपका वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। मींस आपका डेसिमल वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर डेसिमल वैल्यू पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जैसे अगर सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों को ये क्वेश्चन मिला जाता है और फ्रैक्शन पार्ट पढ़ना शुरू करता है, तो बच्चा क्या करता है कि इसमें जो फ्रैक्शन पार्ट है वो -2 -0.2 इसके फॉर्म में लिखना शुरू करता है, -3 -0.2। ठीक है, मगर हम क्या जानते हैं कि जो फ्रैक्शन पार्ट है ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव नहीं होना चाहिए तो क्या किया जाए इसमें, तो क्या किया जाता है कि -3 -0.2 इसमें +1 ऐड कर दो और +1 ऐड करो और माइनस कर दो। तो अगर 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है तो -3 -1 -4 हो जाएगा आपका। और -0.2 में अगर 1 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.8। तो बेटे जब भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा ना, कोई भी नेगेटिव नंबर मिलता है, तो कभी भी आप -3.2 वाले टर्म को, जैसे इस तरह का कोई नंबर मिलेगा, तो डेसिमल पार्ट आप नेगेटिव नहीं करोगे। डेसिमल पार्ट आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट अगर नेगेटिव नहीं करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, आप इंटीजर वाले पार्ट को, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने देखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट को हम नेगेटिव बना सकते हैं, मगर फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो टर्म होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। और पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक, तो हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास नेगेटिव नंबर में +1 -1 करके आप जो डेसिमल पार्ट है उसको पॉजिटिव बना लोगे। दूसरी बात करते हैं कि अगर हमारे पास जैसे 1.2 कोई फ्रैक्शन पार्ट नंबर दिया है, इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो अगर मैं इसके फ्रैक्शन की बात करूंगा तो क्या इसमें फ्रैक्शन वाला जो पार्ट होगा वो 0.2 होगा। सही है, मींस डेसिमल पार्ट ना, इंटीजर हटा दो। जो इसमें जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिल जाएगा। आपको पता है कि 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम कैलकुलेट करते तो 1 आने वाला है। तो अगर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा तो आप ये सोचिए कि अगर 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे पास, 0.2। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर हमारे पास -5.7 का फ्रैक्शन पार्ट कैलकुलेट करना होता, तो आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले इसमें जो
ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होने वाला है। तो -5.7 में मैंने आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे कैलकुलेट करने के लिए कहा था कि आपके पास जो भी नंबर है उसके नेबरहुड में जो नंबर आने वाले हैं वो नंबर आप लिख दो, है ना बेटे। जो आपके पास नंबर दे रखा है जैसे -5.7 है तो इसके नेबरहुड में आने वाला जो नंबर होगा वो क्या करोगे आप लिख दोगे। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आने वाला जो इंटीजर है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। तो -5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना -6। तो यहाँ पे आपका ये वाला वैल्यू क्या हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आप ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना हो गया, तो -5.7 में से मैं -6 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है बेटे। -6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 0.3। सही है, सबको समझ में आ गया क्या किया मैंने। अगर आपके पास कोई नंबर दे रखा है नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव नंबर में निकालना बड़ा आसान होता है, जो डेसिमल पार्ट है डायरेक्टली लिख दो, आगे फ्रैक्शन पार्ट। दूसरा अगर मगर नेगेटिव वाले में क्या होता है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होता है। तो जब बच्चों को कंफ्यूजन होता है -5.7 जैसे नंबर में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट है आप ये कैलकुलेट करो और जो आपका नंबर दिया है उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। एक तरीका ये है कैलकुलेट करने का। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो भी नंबर है उसमें +1 करो -1 करो, तो आपका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो जितना पॉजिटिव पार्ट आ रहा है वही पार्ट आपको ले लेना है। सही है, तो ऐसे करके हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ग्राफ की, कि इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ना कुछ वैल्यूज देखते हैं। जैसे अब आपको समझ में आ गया कि भाई किसी भी नंबर का डेसिमल पार्ट कैसे या फ्रैक्शन पार्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो 1.2 आपका कोई नंबर दिया है तो इसका फ्रैक्शन पार्ट जिस तरह से आपने देखा कि 0.2 होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास 2.2 है तो 2.2 का भी फ्रैक्शन पार्ट कितना होने वाला है 0.2, क्योंकि डेसिमल पार्ट तो सेम है, इंटीजर बदल रहा है। इंटीजर बदलने से देखिए ये वाला जो डेसिमल पार्ट है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपका यहाँ पे 4.2 अगर दे रखा है तो 4.2 में भी 4 इंटीजर वाला पार्ट होगा और डेसिमल वाला पार्ट आपका 0.2 ही रहेगा। तो आप ये देखिए कि जैसे जैसे यहाँ पे जो नंबर बदलते जाता है, मींस इंटीजर वाला वैल्यू अगर चेंज भी हो जाए तो इंटीजर वैल्यू चेंज होने से डेसिमल वाले पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मींस अगर आपके पास 0.2 आफ्टर फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाइंग आपको अगर 0.2 मिल रहा है तो 0.2 वाला जो वैल्यू है ये किसी भी इंटीजर के साथ हो सकता है। तो आप क्या देखोगे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई नंबर n है, सही है, या कोई नंबर आपका x है, तो इस x नंबर का फ्रैक्शन पार्ट अगर 0.2 आ रहा है तो आप उसका इंटीग्रल जो पार्ट है वो कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते कि वो क्या होगा। तो क्या इसको यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी भी है तो इस x की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, n + 0.2 वेयर n इज द इंटीजर, ये आपका इंटीजर होगा। सही है, ये इंटीजर वैल्यू है, ये आपको बदलते रहेगा बार बार, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3 -5 -7 कोई भी वैल्यू हो सकता है ये। सही है ना, तो इस तरह से और इसमें 0.2 हम ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये इसका डेसिमल पार्ट है। तो इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाए, आप ये देखो, अगर मैं इसका ग्राफ की बात करूंगा तो हो क्या रहा है कि अगर आपका वैल्यू 1.2 था, मींस 0 से 1 के बीच में अगर आपने कोई भी नंबर लिया, तो बात कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में जो आपकी वैल्यूज आएगी, तो 0 से 1 के बीच में आपकी जो वैल्यूज आ रही है, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में जो वैल्यूज आएगी, तो आप ये देखो इसके बीच में जो वैल्यू आएगा, जैसे मान लीजिए 0.1 आ गया, तो आप मुझे ये बताओ कि 0.1 का फ्रैक्शन पार्ट मीन डेसिमल जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, क्या वो 0.1 ही होने वाला है, ठीक। तो इसका डेसिमल पार्ट 0.1 ही रहेगा। दूसरा अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास 0.3 दिया है, तो 0.3 का जो डेसिमल पार्ट है वो 0.3 ही रहने वाला है, ठीक है बेटे। सिमिलरली 0.5 का डेसिमल जो पार्ट होगा वो 0.5 ही रहेगा। सही है, तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास जो वैल्यूज आ रहे हैं 0.1 0.2 0.3, तो जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं आफ्टर अप्लाइंग द फंक्शन मुझे वही वैल्यू मिल जा रहा है। सही है, तो जब हमने आइडेंटिकल फंक्शन की बात की थी, मींस fx = x, इस फंक्शन की हमने जब बात की थी fx = x क्या था, आइडेंटिकल फंक्शन हमारा, तो हमने क्या कहा था,
आइडेंटिकल फंक्शन में फंक्शन की आइडेंटिटी नहीं बदलने वाली, मींस यहाँ पे जो भी है x आया हुआ है वो x जैसे का आप जैसा पुट करोगे वही वैल्यू जाके यहाँ पे आ जाएगा। सही है ना बेटे? तो fx इक्वल टू x जो वैल्यू है, जैसा वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया वही वैल्यू अगर यहाँ आ जाते तो इस फंक्शन को हमने क्या बोला था कि ये क्या है आपका आइडेंटिकल फंक्शन है। तो ये आपका जो आइडेंटिकल फंक्शन है, ये जो लाइन ड्रॉ किया जाता है कैसे होता है आइडेंटिकल फंक्शन का ग्राफ, आपका y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू x लाइन मींस आपका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू 1 वाला वैल्यू। ठीक है बेटे? तो ये वैल्यू होगा। अब क्या है कि मुझे ग्राफ बनाना है 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में आपके डेसिमल वैल्यू आ रहे हैं, और डेसिमल वैल्यूज के लिए मुझे क्या दिख रहा है कि अगर 0.1 मैंने पुट किया है तो 0.1 ही आ जा रहा है, और 0.3 पुट किया है तो आपका 0.3 आ जा रहा है, 0.5 पुट करूंगा तो 0.5 ही आ जाएगा। ठीक है बेटे? तो आप ये देखो क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन है, तो 0 से 1 के बीच में इस कर्व का जो नेचर होता है या इस ग्राफ का जो नेचर होता है फ्रैक्शन पार्ट का, वो क्या होता है 0 से 1 के बीच में आइडेंटिकल फंक्शन जैसा। तो इसके बीच में जो ग्राफ आया है हमारा वो आइडेंटिकल फंक्शन के जैसा ग्राफ आया हुआ है। अब क्योंकि आपने 0.3 पुट किया होगा x एक्सिस में, तो आपका y एक्सिस में मींस फंक्शन का वैल्यू भी 0.3 आने वाला है। अगर आप 0.5 पुट करोगे तो आपको 0.5 मिलने वाला वैल्यू। सही है? तो ये वैल्यूज हमें यहां से मिल रहा है। अब क्या बात कर रहे हैं 1 से 2 के बीच में, होगा क्या 1 से 2 के बीच में कि 1.1 जब आप देखोगे तो 1.1 का फ्रैक्शन पार्ट आपका 0.1 ही रहेगा, 1.2 का फ्रैक्शन पार्ट 0.2 ही रहेगा, 1.3 का फ्रैक्शन पार्ट आपका 0.3 ही रहने वाला है। तो ये जो वैल्यूज आ रहे हैं ये वैल्यू देखो सेम ऐसे ही आएंगे जैसे कि यहाँ पे आपका वैल्यूज है, मींस आपका वैल्यू रिपीट हो रहा है ना, 0.1 0.2 0.3 0.4 से 0.999 ऐसे करके ये वैल्यूज रिपीट होगा इसके बाद, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट आपका 0 से 1 के बीच में ही रहने वाला है। तो आपका जो ग्राफ होगा y एक्सिस में वो ग्राफ आपका 0 से 1 तक का ही वेरी करेगा, तो ये 0 से 1 तक का ही वेरी करेगा। ठीक है बेटे? तो ये क्या होता है कि ये वैल्यूज आपका सेम जैसा ग्राफ यहाँ है वैसा ही ग्राफ यहाँ बनेगा, फिर सिमिलरली ऐसा ही ग्राफ यहाँ बनेगा। कर क्या रहा हूं मैं, 1.1 है तो 0.1 0.1 यहाँ पे भी, 1.2 है तो 0.2 0.2 इधर भी, 1.3 तो 0.3 0.3 इधर भी। तो आप ये देखो वैल्यू जैसा इधर है वैसे ही ग्राफ आपका यहाँ आने वाला है। तो सिमिलरली आपका क्या होगा, ग्राफ इस तरह से रिपीटेड होते जाता है, मींस आपका ग्राफ रिपीट होगा कैसे, 0 से 1 के बीच में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ आपका सिमिलरली रिपीट होते हुए जाएगा। तो फाइनली मैं अगर ग्राफ की बात करूं तो मेरा जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है वो 0 से 1 हमें ऐसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे आप 1 लीजिए तो आपका ग्राफ ऐसे फॉर्म हुआ, इस तरह से ग्राफ फॉर्म होते जाता है। ठीक, सिमिलरली नेगेटिव में भी आप देखोगे तो नेगेटिव में भी आपका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ही होगा। सही है? तो ये हो गया आपका -1 -2, क्योंकि आपने क्या देखा था यहाँ पे जो क्वेश्चन इसमें भी क्या देखा निगेटिव वाले पार्ट में कि अगर आप निगेटिव पार्ट का भी फ्रैक्शन पार्ट लोगे तो वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। सही है? तो ये वैल्यू हो गया, तो -1 to 0 और -2 to -1। तो देखिए हमने बेटे इसमें फ्रैक्शन पार्ट में 3 पॉइंट के बारे में बात की कि भाई पहले फ्रैक्शन पार्ट होता क्या है, पहले तो इसकी बात हुई हमारी। दूसरी बात की भाई जो फ्रैक्शन पार्ट है उसमें दो मींस आपका जो भी नंबर है उसमें दो पार्ट होगा, एक फ्रैक्शन पार्ट होगा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो जो मेरा नंबर है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मींस x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर मैं कर देता हूं तो मुझे जो पार्ट मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा कि वो मेरा फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, इसकी हमने बात की। फिर हम क्या देख रहे हैं कि भाई किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट निकाला कैसे जाएगा, फिर हमने बात किया निगेटिव नंबर का फ्रैक्शन पार्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ कैसा होगा। ठीक, तो यहां तक का हम अभी तक का सीख चुके हैं। सही है? क्या यहां तक का किसी को कोई दिक्कत है?
आपके जो भी डाउट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए बेटे, तो अब हम बात करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड जो ग्राफ है, फ्रैक्शन पार्ट का जो ग्राफ होगा उसका यूज करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, वेयर x इज बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1 to 2, then draw the graph of fraction part of fx। ठीक है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में आपका? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, x बिलोंग टू 1 to 2 है, देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ fx लेना है। तो आप ये देखो बेटे, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ fx का मतलब है fx का वैल्यू कितना है आपका, fx तो x स्क्वायर के इक्वल है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब जो x है, x बिलोंग टू, आपका जो x है वो कहां से कहां 1 से 2 के बीच में वैरी कर रहा है। तो अगर x 1 से 2 के बीच में वैरी करेगा तो आपका x का जो वैल्यू है, x स्क्वायर करूंगा तो वो कहां से कहां लाई करेगा, 1 से 2 के बीच में लाई करने वाला है, सॉरी 1 से 4 के बीच में आपका लाई करेगा। ठीक है, तो अब x स्क्वायर वाला जो पोर्शन है, ये जो x स्क्वायर है ये 4 इंटरवल में कन्वर्ट हो रहा है। देखो, तो आपको क्या करना है, 1 से 4 के बीच में जो लाइन आ रही है, वैल्यूज आ रही है, इसको आपको डिफरेंट इंटरवल में कन्वर्ट कर देना है। मींस 0 से 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। अब मैं क्या जानता हूं कि 0 से 1 के बीच में जैसा ग्राफ फॉर्म होगा वैसा ही ग्राफ आपका 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 के बीच में फॉर्म होने वाला है। तो 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ हो गया, सिमिलरली वैसा ही ग्राफ आपका 1 से 2 आएगा, वैसा ही ग्राफ आपका 2 से 3, और वैसा ही ग्राफ आपका कहां आ जाएगा, 3 to 4 के बीच में। सही बेटे, तो मगर क्या है, ये जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे x तो 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, मेरा जो फंक्शन होगा वो 1 से 4 के बीच में बिलोंग करेगा। तो अगर मेरा फंक्शन 1 से 4 के बीच में बिलोंग करेगा तो 0 to 1 के बीच में क्या कोई ग्राफ आपका नहीं आने वाला। तो अगर कोई ग्राफ नहीं आएगा तो आपका जो ग्राफ फॉर्म होगा वो x और y एक्सिस में किस तरह से फॉर्म होने वाला है, 1 से लेके 4 के बीच में। ठीक है, 1 से 4 के बीच में तो ग्राफ आपका फॉर्म होगा, मगर ये क्या है, देखो ये y की वैल्यू है। सही है, इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं चीजों को। यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहे हैं ना, इस फंक्शन की जो वैल्यू है, x की वैल्यू वो 0 से 1 से 2 के बीच लिए है। और इसके लिए अभी तक हमने क्या देखा था कि जब मैंने फंक्शन की बात की या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की बात की, तो ये जो x आ रहा है, ये x आपका x एक्सिस में ड्रॉ किया जाता है। सही है बेटे, ये आपका x एक्सिस में ड्रॉ किया जाता है। और जब इसका फ्रैक्शन पार्ट लेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो y एक्सिस में ड्रॉ किया जाएगा। सही है, क्योंकि वो हमारा ओवरऑल फंक्शन हो जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि आपका जो फंक्शन है, अभी ऐसे पूरा जो fx होगा वो मेरा x की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो पूरा fx है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, x की तरह बिहेव कर रहा है। और fx का वैल्यू जो है वो x स्क्वायर के इक्वल है, और x स्क्वायर कहां से कहां वैरी कर रहा है, 1 से लेके 4 तक का वैरी कर रहा है। तो 1 से 4 तक का वैरी करेगा तो ये आपका वैल्यू होगा। तो आप देखो ओवरऑल जैसे हमने ग्राफ फॉर्म किया था 1 से 2, सही है, ठीक है, मगर 1 से 2 होगा तो ये x एक्सिस में है वैल्यू। ठीक, fx तो हमें लेना है, मगर x कहां से कहां वैरी कर रहा है वो हमें देखना है। ठीक है बेटे, तो आप ये देखो, ये जो इंटरवल आपने कन्वर्ट किया है 1 से 4, तो इस इंटरवल को ब्रेक किया जाता है। अब ब्रेक आप कैसे करोगे, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ये x स्क्वायर का वैल्यू आया आपका। सही है, तो इसको मुझे यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो भी ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो x एक्सिस में ड्रॉ करने जा रहे हैं।
सिमिलरली तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका √2, 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। तो ये देखो ये इंटरवल आया आपका। तो 1 से लेके आपका x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे आप fx ड्रॉ नहीं करोगे, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है इसके अंदर आने वाला जो वैल्यू है वो fx का आ रहा है। इस फंक्शन के लिए fx एज ए डोमेन वैल्यू यूज किया जा रहा है, मगर यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे तो वो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का ग्राफ होगा। तो ये x और y एक्सिस के बीच का ग्राफ है, तो y एक्सिस आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x स्क्वायर ये है, इसका वैल्यू है। और यहाँ पे आने वाले वैल्यू आपका x स्क्वायर नहीं होगा, वो क्या होगा x होगा। तो x होगा तो वहां पे क्या आएगा √2 आएगा यहाँ तक का, क्योंकि अगर इस x का वैल्यू √2 होगा तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो ये ग्राफ आपका 1 से 2 जाएगा। सिमिलरली √2 से √3 वैल्यू, तो ये आपका 0 से √3, फिर यहाँ पे क्या √3 से 2 के बीच का ग्राफ। सही है। तो आपका जो ग्राफ होगा वो 1 से √2, √2 से √3, √3 से 2 ऐसे करके जाने वाला ग्राफ है। सही है, सबको समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और मैं करता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास fx इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ sin x वेयर x बिलोंग टू -π/2 टू π/2। सही है। तो अगर -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो sin x का फ्रैक्शन पार्ट लेने पे कैसा ग्राफ आएगा। तो सबसे पहले मैं sin x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं कि sin x का ग्राफ कैसा आने वाला है। तो आप देखिए sin x का ग्राफ क्या होगा, -π/2 से π/2 में हमें ड्रॉ करना है, तो ये आपका -π/2 का वैल्यू हो गया। तो -π/2 पे साइन की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई -1। सिमिलरली π/2 पे साइन की वैल्यू की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सही बेटे, तो ये वैल्यू हो गया। अब क्या करना है, जो हमने ग्राफ हमें मिला हुआ है इसमें आपको -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, यहां से यहां तक के वैल्यूज के लिए। सही है। तो अगर यहां से यहां तक के वैल्यूज को अगर मैं देखता हूं ओवरऑल sin x की वैल्यू, तो sin x का जो वैल्यू है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है। दो पार्ट कौन से, एक तो आपका वैल्यू, ये जो वैल्यूज आ रहे हैं ना वो देखो 0 से 1 तक का आ रहा है, तो ये वैल्यू एक तो 0 से 1 वैरी कर रहा है और दूसरा वैल्यू आपका 0 से -1 वैरी कर रहा है। ठीक है। तो एक वैल्यू आपका 0 से 1, दूसरा 0 से -1। ठीक है। तो दो वैल्यूज हमें मिल रहे हैं। तो अगर मैं 0 से 1 तक का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, 0 से 1 फ्रैक्शन पार्ट और 0 से 1 -1 फ्रैक्शन पार्ट, तो मैं क्या जानता हूं 0 to 1 के बीच में जो sin x होगा उसका ग्राफ कैसा आएगा, क्योंकि sin x भी कंटीन्यूअस फंक्शन है और देखो 0 से 1 तक का के बीच में सभी वैल्यूज ले रहा है, तो ये आपका ऑलरेडी डेसिमल पार्ट वाला वैल्यूज दे रहा है। सही है ना। तो फॉर sin x के लिए अगर आप फ्रैक्शन पार्ट लेते हो तो ये आइडेंटिकल फंक्शन की तरह बिहेव करने वाला है। क्यों, क्योंकि sin x का वैल्यू ऑलरेडी डेसिमल में ही होता है, 0.1, 0.2, 0.3 से आपका 1 तक का मैक्सिमम 1 तक का जाएगा। तो जैसे ही 1 होगा, जिस पॉइंट पे जैसे π/2 इंक्लूडेड है यहाँ पे, अगर π/2 इंक्लूडेड है तो 1 क्या होगा, π/2 पे इसका वैल्यू 1 होगा। मगर 1 की जब मैं बात करता हूं तो 1 में फ्रैक्शन पार्ट कितना आने वाला है आपका 0। तो 1 में अगर फ्रैक्शन पार्ट 0 आएगा तो जब ये 1 के पास पहुंचेगा तो 1 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो एक्सक्लूडेड होगा और इस वाले पॉइंट में 1 पे आपका फ्रैक्शन पार्ट का जो वैल्यू है वो कितना होगा आपका 0 होने वाला है। ठीक है बेटे, क्या है 0.1, 0.2 से लेके 0.9999 जितना भी जाए वहां तक का आपका वैल्यू कुछ ना वही फ्रैक्शन पार्ट दे देगा जो है। मगर जैसे ही आप इंटीग्रल पॉइंट पे जाओगे 1 2 3 4, तो उसमें आप क्या देखते हो, जो फ्रैक्शन पार्ट वाला वैल्यू है वो फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू कितना होगा आपका, वो वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो 1 पे इसका वैल्यू 0 हो गया और सेम ग्राफ ऐसे ही फॉर्म होगा। सिमिलरली अब हम बात करते हैं -1 से 1
जीरो के बीच में कैसा ग्राफ आने वाला है। तो -1 से 0 के बीच में अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो आपका ग्राफ सेम आएगा, मगर जैसे जीरो पे फ्रैक्शन पार्ट का जो वैल्यू है, जीरो पे जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो ही है, तो जीरो पे आपका यहाँ पे वैल्यू एक्सक्लूडेड होगा और ये वाला पॉइंट आपका जीरो पे इंक्लूड होगा, सही है, क्योंकि जीरो का फ्रैक्शन पार्ट जीरो ही रहेगा। सिमिलरली -1 का जो फ्रैक्शन पार्ट है वो जीरो पे ही रहेगा। तो ये इस तरह से ग्राफ आपका फॉर्म होने वाला है एफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन एक्स का, सही है। सबको समझ में आया बेटे? क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट रूट ओवर ऑफ x वेयर x इज बिलोंग टू 0 to 9, ठीक है। तो 0 to 9 सबसे पहले हम बात करें रूट ओवर x का ग्राफ कैसा होता है। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपका रूट ओवर x का ग्राफ कैसा होगा। देखिए जल्दी से हम बना देते हैं इसको। तो ये है आपका रूट ओवर x का ग्राफ, सही है। तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। अब जो x और y का वैल्यू दिया हुआ है, अगर x इज बिलोंग टू 0 to 9 होगा, तो अगर x इज बिलोंग टू 0 to 9 है, आप देखिए एक्सक्लूडेड है ये वैल्यू, तो रूट ओवर x का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 3 के बीच में लाई करेगा। तो अगर इसका वैल्यू 0 से 3 होगा, तो आप ये देखिए जो फ्रैक्शन पार्ट है, इस फ्रैक्शन पार्ट के लिए ओवरऑल जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू होगा वो किसके 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। अगर ये वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई करेगा, तो ये जो फ्रैक्शन पार्ट है, जब वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, तो 0 से 1 के बीच के लिए वो आइडेंटिकल फंक्शन की तरफ बिहेव करने वाला है, और 1 से 2 के बीच में रिपीट होगा, और 2 से 3 के बीच में सिमिलरली सेम ग्राफ क्या होगा आपका, रिपीट होगा। तो आप ये देखो, अगर आपका वैल्यू 0 से 1 है, यहाँ पे क्या है 0 से 3 तक का वैल्यू कर रहा है, तो आप देखो ये जो वैल्यू है ये तो रूट ओवर x का है। तो x का वैल्यू क्या, तो x का वैल्यू जब 0 से 1 जाए 1 to 4 और x का वैल्यू 1 to 9, तो अगर x का वैल्यू 0 to 1 के बीच में है, तो रूट ओवर x का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो अगर इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो आपका जो ग्राफ होगा वो आइडेंटिकल फंक्शन जैसा ग्राफ होगा, y इक्वल टू x लाइन, और 0 1 पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सक्लूड होगा वैल्यू और यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1 होगा तो वहां पे फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू कितना, 0। फिर 1 से 4 के बीच में when x is lie between 1 to 4, then the values of root over x is lie between 1 to 2। तो इसका वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो इसका ग्राफ कैसे होने वाला है आपका, सिमिलरली सेम ग्राफ होगा, मगर 1 से 4 के बीच में जाएगा, ये x का वैल्यू है, सही है। नेक्स्ट हम बात करें 4 से 9 के बीच में, तो 4 से 9 के बीच में आपका सेम ग्राफ होगा, यहाँ पे वैल्यू एक्सक्लूडेड है, तो वैल्यू कहाँ इंक्लूड हुआ आपका, 4 और 9 पे, ठीक है बेटे। तो ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चंस हमने फ्रैक्शन पार्ट पे कर लिए, डिफरेंट टाइप्स के, रूट ओवर x लिया, sin x लिया, आपका x स्क्वायर लिया, सही है। तो होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू का यूज करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। So, आप ये देखो ग्राफ हर जगह सेम आ रहा है, बस आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यूज आ रहे हैं, ये वैल्यूज किसके बीच में है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, किसके बीच में ये वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। उससे डिसाइड होगा कि आपका ग्राफ किसके कैसे फॉर्म होने वाला है। 0 से 1 वाला वैल्यूज, यहाँ अंदर आने वाला फंक्शन कुछ भी रहे, आपका वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, तो आपका ग्राफ इस तरह से फॉर्म होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ SGN ऑफ x। सो ये बेटे SGN ऑफ x आप जानते हो ये क्या है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, और सिग्नम फंक्शन का आप ग्राफ भी जानते हो कैसा होता है, 0 पे 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे वैल्यू 1 होगा, व्हेन x इज लेस देन 0 तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, -1। मींस सिग्नम फंक्शन पे आपको 3 ही वैल्यूज मिल रहे हैं, सही है। तो आप मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ तो कितना कैसा होगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ कि आपके क्या क्या वैल्यूज आने वाले हैं, किस तरह का ग्राफ आने वाला है आपका। सिग्नम फंक्शन लिया है फ्रैक्शन पार्ट के अंदर, कैसा ग्राफ आएगा बेटे, आप कमेंट सेक्शन में। अच्छा आप मुझे ये बताना नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे इस ग्राफ में। आप बता क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन या इससे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो। टू पॉइंट्स रश्मि, 2 पॉइंट्स बेटे, 2 पॉइंट आएंगे। चलिए देखते हैं। 1 वेदांत, अच्छा जिसका 1 पॉइंट। हाँ बेटे वो आपने नहीं पूछा, वो आपने आंसर बताया कि 2 पॉइंट्स आएगा ना रश्मि। ठीक है, √x वाला मैं डिस्कस करता हूं। एक बार ये जो क्वेश्चन हमने दिया है उसको डिस्कस करते हैं कि क्या है ना। ठीक है बेटे, हाँ तो आइए देखते हैं किस तरह से इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। देखो सिग्नम जो फंक्शन आपके पास दे रखा है, तो सिग्नम फंक्शन आपको कैसा वैल्यू देता है, 3 वैल्यूज ही देता है, सही है ना। तो जब मैं सिग्नम ऑफ x की बात करूंगा तो यहाँ पे मिलने वाला जो वैल्यू होगा, इससे मिलने वाले जो वैल्यूज है वो क्या आता है, -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। ये 3 वैल्यूज ही तो आने वाले हैं। सिग्नम फंक्शन ऑफ x आपको 3 वैल्यू देता है, -1, 0 और 1। और ये -1, 0 और 1 तीनों ही जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगा, ये जो वैल्यूज हैं आपके, ये वैल्यूज कैसे हैं बेटे, ये इंटीजर वैल्यूज है आपके, ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। और इंटीजर वैल्यू के लिए जब मैं इंटीजर वैल्यू की बात करता हूं तो इंटीजर वैल्यूज
के लिए आप देखो आपका जो वैल्यूज आने वाला है -1 वाले वैल्यूज के लिए फॉर ऑल द x विच इज निगेटिव, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव वैल्यूज की बात करोगे तो सिग्नम फंक्शन आपको -1 देगा, और -1 का जब मैं फ्रैक्शन पार्ट लूंगा तो -1 में फ्रैक्शन पार्ट तो 0 है, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से जितने भी वैल्यूज हैं उस वैल्यूज के लिए आपको क्या मिल रहा है, बस 0 मिलेगा, है कि नहीं। पूरे नेगेटिव एक्सिस में जितने भी वैल्यूज हैं वो सिग्नम ऑफ x उसका -1 वैल्यू देने वाला है, और -1 वाला जो वैल्यू होगा वो -1 क्या करेगा, इसका जब मैं फ्रैक्शन पार्ट लूंगा -1 का, तो देखो -1 में फ्रैक्शन पार्ट कितना आपका 0 फ्रैक्शन पार्ट है इसमें, तो ओवरऑल फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव एक्सिस के लिए 0 होने वाला है। तो क्या है कि आपका x जो भी रहे y का वैल्यू तो 0 होगा भाई, ठीक है। दूसरी बात कर रहे हैं कि अगर आपका x सिग्नम फंक्शन x इक्वल टू 0 होगा तो सिग्नम फंक्शन का जो वैल्यू है वो भी 0 होने वाला है, तो ये वैल्यू 0 होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी इसका फ्रैक्शन पार्ट अगर मैं लेता हूं तभी भी आपको क्या मिलना है, 0 में आपका 0 अगर इंटीजर दे रखा है तो फ्रैक्शन पार्ट क्या उसमें वो ऑलरेडी 0 है, तो अगर वो 0 होगा तो यहाँ पे भी आपका वैल्यू 0 ही आने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस की, तो पॉजिटिव एक्सिस में आप ये देखो कि आपका जो वैल्यू है x व्हेन ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए आपका सिग्नम फंक्शन क्या देने वाला है, 1 वैल्यू देने वाला है, और 1 वैल्यूज के लिए जब आप फ्रैक्शन पार्ट लोगे तो वो फ्रैक्शन पार्ट भी क्या करेगा, आपको 0 दे देगा, है कि नहीं। 1 वाले नंबर का भी फ्रैक्शन पार्ट आपका 0 आने वाला है। तो आप देखो बेटे यहाँ पे भी आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा, इस तरह से। तो फाइनली आपको जो ग्राफ मिला है, सही है, वो क्या है, फाइनली आपको जो ग्राफ मिल रहा है बेटे वो कैसा मिल रहा है, आपका x एक्सिस, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस होता है, 3 पॉइंट नहीं होंगे, क्यों बेटे, क्योंकि देखो आपका सिग्नम फंक्शन आप ले रहे हो, जब आप सिग्नम फंक्शन की बात करोगे तो इसके लिए आपका जो फ्रैक्शन पार्ट है उसके लिए आपको 3 पॉइंट मिल रहे हैं, -1 0 और 1, सही है। मगर आपके डोमेन में बस 3 ही पॉइंट नहीं है, बस -1 0 और 1 वैल्यू ही नहीं आ रहा है। जो ये x है, x कैन बी, यहाँ पे जो सिग्नम फंक्शन आपने ड्रॉ किया है, तो आप बताओ ये जो सिग्नम फंक्शन होता है इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज, ये रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। तो अगर ये रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा तो आप ये देखो यहाँ पे x जो है, x बिलोंग टू क्या होगा, इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो x तो डिफाइन है हर एक पॉइंट पे, तो हर एक पॉइंट पे डिफाइन है, तो यहाँ पे मैं x का कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, सही है। बस आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई हमें 3 ही पॉइंट पे डिफाइन करना है, एक -1 0 और 1, 3 ही पॉइंट पे देखना है, मगर नहीं, वो 3 पॉइंट पे नहीं ड्रॉ करेंगे, हम सबके लिए ड्रॉ करेंगे, क्योंकि x जो वैल्यूज आ रहा है इससे देखा जाएगा ग्राफ, सही है। आपको सिग्नम ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे x एक्सिस में ड्रॉ नहीं करना है, किसका वैल्यू ड्रॉ करना है, x का वैल्यू। मगर जब आप फ्रैक्शन पार्ट ऑफ समथिंग कैलकुलेट कर रहे होगे तब आपको देखना है कि भाई ओवरऑल इस फ्रैक्शन पार्ट के लिए जो x है वो ये पूरा होगा, सिग्नम ऑफ x वाला वैल्यू ये पूरा वैल्यू है, इसीलिए मैं कैलकुलेट करते टाइम पे सिग्नम ऑफ x को कैलकुलेट कर रहा हूं, सही है। तो वेदांत के लिए अभी हम √x वाला जो क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, मगर हम वैल्यू चेंज कर देंगे उसमें, सही है बेटे। तो √x वाला जो क्वेश्चन है उसको फिर से डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास √x दिया है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने लिया है, और आपका जो x है वो x वेरी कर रहा है, आपका x बिलोंग टू, मान लीजिए आपका x बिलोंग कर रहा है 0 to 2 जा रहा है, सही है, सही है ना, 0 to 2 आप मान लीजिए 0 to 3 ले लीजिए, ज्यादा बेटर है। मान लीजिए आपने 0 से कहां तक का ले लिया, 0 to 3 तक का आपने वैल्यू ले लिया। अगर मेरा x का वैल्यू 0 से 3 होगा तो आप ये देखो कि आपका रूट ओवर वाला जो वैल्यू यहां से आने वाला है, रूट ओवर वाला जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या आएगा, √x इज बिलोंग टू 0 to √3, सही है। तो आपका जो √x है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से √3 के बीच में, तो √3 के बीच में वेरी करेगा, तो √3 क्या होता है 1.73 समथिंग, सही है। तो 1.73 समथिंग मींस आपको 0.8 से पहले ही आपको लेना है, सही है। मगर क्या है, आप ये देखो अगर इस वाले वैल्यूज को मैं डिफाइन करता हूं, इंटरवल में डिवाइड करूं, तो इंटरवल आप हमेशा 0 से 1 फिर 1 से स्टार्ट करोगे, इस तरह से फॉर्म करना,
तो अगर आप पहले इंटरवल को देखोगे तो यहाँ पे दो इंटरवल फॉर्म होंगे, एक तो 0 से 1 फॉर्म होगा इंटरवल, सही है। दूसरा इंटरवल देखो यहाँ पे क्या है, 0 पॉइंट यहाँ तक का जा रहा है, मगर ये वाली वैल्यूज किसके लिए लेनी है, इस फ्रैक्शन पार्ट के लिए लेना है। तो जो मैं वैल्यू जो ड्रॉ करूंगा ना वो इधर आएगा, 0 से 1 वाला वैल्यू इसके बीच में आएगा, सही है। दूसरी बात क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है वो x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू होगा 0 से 1 और सेकेंड वैल्यू कहां से होगा, 1 से 3। मगर जब आपका x का वैल्यू, ये जो वैल्यूज आप लिख रहे हो वो x का वैल्यूज है, अगर ये x का वैल्यूज होगा तो आप ये देखो कि यहाँ पे आने वाले रूट ओवर x का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, तो रूट ओवर x जो है मेरा वो 1 से लेके रूट 3 के बीच में वेरी कर रहा है। तो अगर रूट इसका वैल्यू 1 से 3 के बीच में है x का वैल्यू, तो रूट ओवर x का वैल्यू कहां से, 1 से रूट 3 के बीच में, और रूट 3 का वैल्यू आपका 1.7 समथिंग है, वो आप देखो तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू जाएगा, मगर ये वाला जो वैल्यू होगा ये 0 पॉइंट यहाँ पे 7 पॉइंट समथिंग आने वाला है। यहाँ पे जो ग्राफ फॉर्म होने वाला है वो तो 0 से 1 तक का, तो ये वाला वैल्यू आपका 1 है, सही है। मगर यहाँ पे जो ग्राफ फॉर्म होगा 3 पे वो यहाँ से आपका यहाँ तक का जाएगा, देखिए नीचे ही रहेगा, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड 0.8 से कम है, मींस 0.732 समथिंग ऐसा हम मान लेते हैं। जो थोड़ा और वैल्यू आएगा क्योंकि इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर ये तो क्या नॉन रिपीटिंग होता है भाई, बहुत सारे वैल्यूज आगे आने वाले हैं इसमें, सही है। तो हम अप्रोक्सीमेटेड मान के चल रहे हैं कि भाई यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू होगा रूट 3 पे वो 0.732 इस तरह से होगा, मींस 1 से कम होगा, 0.8 से कम नीचे ही रहेगा इसका ग्राफ। तो आपका ग्राफ कैसा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे बेटे देखो वेदांत, यहाँ पे जो वैल्यूज आपके आ रहे हैं ना उसमें आपको कौन से वैल्यूज लेने हैं, x के वैल्यूज लेने हैं, मगर जब आप ओवरऑल इस फंक्शन में देखोगे तो आप ये देखोगे कि किस रेंज के लिए 0 से 1 में कन्वर्ट हो रहा है रूट ओवर x, किस रेंज के लिए ये 1 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है, किस रेंज के लिए ये 2 से 3 में इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, वो देखना पड़ेगा बेटे आपको, सही है। चलिए तो अभी नेक्स्ट, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको फ्रैक्शन पार्ट वाला जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है बेटा, ओके। तो वेदांत समझ में आ गया आपको, चलिए बढ़िया। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं अपना जो फ्रैक्शन पार्ट है वो क्लियर हो चुका है, सही है ना। तो अब हमें क्या बात करते हैं, जो आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस है, वैसे आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, सही है। तो 11th क्लास में हम ऑलरेडी इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, कि ताकि हमारे जो ग्राफ है उस ग्राफ को हम एक साथ यूज कर पाए, सही है। तो चलिए, तो कुछ बेसिक्स ग्राफ हमारे पास और हैं, तो हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें इसमें, तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो अलजेब्रिक में जितने भी फंक्शन थे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के बारे में कि क्या क्या होंगे। तो आप देखिए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आपका क्या आता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें आएंगे आपके, सही है। सेकंड आपका लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन आने वाला है। थर्ड आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आने वाला है। सही है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक,
सही है बेटे। तो ये सब जो फंक्शंस है इसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सभी भी हम एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके क्या sin x आएगा, cos x आएगा, tan x आएगा, cot x, cosec x और sec x। सही बेटे। तो ये 6 फंक्शन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आने वाले हैं। तो sin x से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि sin x के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। सही है। तो sin x के बारे में हम क्या क्या जानते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए, तो sin x के बारे में हम क्या जानते हैं कि sin x का ग्राफ तो जानते हैं। सही है। तो sin x का ग्राफ आपका इस तरह से फॉर्म होता है, जैसे अभी हमने इससे पहले भी क्वेश्चंस में देखे। तो sin x का जो ग्राफ था वो इस तरह से जा रहा था, है ना, इस तरह से आपका sin x का ग्राफ जा रहा है। जो sin x का ग्राफ जा रहा है, तो क्या sin x का ग्राफ 1 से पाई बाय 2 पाई 2 पाई सॉरी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है। तो sin x का जो ग्राफ होगा वो क्या 0 से पाई, पाई से 2 पाई, पाई 2 पाई से ऐसे करके जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, 0 से 2 पाई के बीच में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ आपका 2 पाई से 4 पाई के बीच में। सही है, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या है, ये जो ग्राफ है ये देखो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के कंडीशन में तो नहीं रख सकते। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई sin x का वैल्यू कुछ टाइम तक का इंक्रीज होता है, कुछ टाइम तक का डिक्रीज होता है। तो कुछ क्वेश्चंस में ना आपको पीरियडिसिटी पता होनी चाहिए, और दूसरी बात है इंटरवल के बीच में। तो आप क्या देखोगे 0 से पाई बाय 2 में मींस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में जब आप sin x का ग्राफ देखोगे तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में sin x का जो ग्राफ है वो क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, sin x जो फंक्शन है, तो sin x इज इंक्रीजिंग। सही है, इंक्रीजिंग बोलने का मतलब फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है इन इंटरवल कहां से कहां, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में sin x इंक्रीजिंग फंक्शन है। सही है। सेकंड हम बात कर रहे हैं पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक का जो वैल्यू है इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि sin x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो अगर sin x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या होगा, मैं क्या बोलूंगा कि इस डिक्रीजिंग इन माइन पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2। सही बेटे। फिर आप क्या देखते हो कि 3 पाई बाय 2 से आपका 5 पाई बाय 2 के बीच में sin x का जो ग्राफ है फिर से इंक्रीज हो रहा है। सही है। तो sin x का ग्राफ हमने माइनस पाई बाय 2 लिया, फिर आपका 3 पाई बाय 2 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपका पाई बाय 2 तक का इंक्रीज हुआ है, फिर यहाँ पे आपका 5 पाई बाय 2 आया है। सही बेटे। अब मुझे ना आप इसके बीच का डिफरेंस बताओ तो क्या है। देखो आप इसके बीच का जब डिफरेंस देखोगे तो क्या यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है आपका पाई बाय 2, तो आप ये देखो 4 पाई डिवाइडेड बाय 2, तो 2 पाई का डिफरेंस आ रहा है। सही है। तो आप ये देखो यहां से फिर सीधे मैं इस पॉइंट के बीच में पहुंचूंगा, यहां पे पहुंचूंगा, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, पाई तो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का पाई बाय 2, यहां से यहां तक का पाई बाय 2, मींस आपका 2 पाई के बाद ये ग्राफ क्या हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है। तो आपका माइनस पाई बाय 2 से यहां तक का अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर आप अगर इसमें आप 2 पाई ऐड कर दोगे तो 2 पाई के बाद फिर से ये इंक्रीजिंग होगा, फिर इसमें 2 पाई ऐड कर दोगे फिर से ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। तो ऐसे आपको इंटरवल चेक करने पड़ेंगे कि भाई किस इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। जनरली क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यूज की बात की जाती है मैक्सिमम टाइम,
कि या तो आपका -3π/4 2 से लेके -3π/2 से -π/2 के बीच में, इसके बीच में, या आपका ये देखा जाता है कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है sin x या डिक्रीजिंग हो रहा है, किस नेचर का है। दूसरी बात क्या कि मेरा जो फंक्शन है वो रिपीट हो रहा है 2π के बाद, तो फंक्शन कैसा है आपका, इसके लिए हम क्या है वर्ड यूज करते हैं पीरियोडिक, सही है पीरियोडिक। अभी बस आप देखो हमने फंक्शन पढ़ना स्टार्ट नहीं किया हुआ है, सही है, मगर हमें पीरियोडिसिटी से मुझे क्या समझ में आता है, जैसे हम इंटरवल की बात करते हैं ना, जैसे पेंडुलम होता है अपना, तो पेंडुलम क्या होता है, अभी यहाँ से मूव करना शुरू हुआ तो पेंडुलम ऐसे जाएगा, उसके बाद वापस आके फिर से अपनी जगह पे आया, तो हम कहते हैं कि उसका एक ये टाइम पीरियड है, तो इस टाइम पीरियड के बाद में वो रिपीट हो रहा है, सही है। सिमिलरली जैसे आपके स्कूल की जो क्लासेस होती है, वो क्लासेस जैसे 1 आवर की हो गई, तो जैसे अपनी कोचिंग की क्लास है तो 1 आवर्स के बाद क्या हो रही है, वो दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो कि भाई एक पीरियड खत्म हो चुका है, सेकंड पीरियड स्टार्ट हो रहा है, यानी ठीक है, तो उसके बीच का जो ब्रेक होता है उसको आप रेसिस बोल रहे होते हैं, तो वो क्या है ना कि एक पीरियड खत्म होने के बाद दूसरा जो पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो पीरियड वाला वर्ड है ये वो ये है ना, आपका कितना टाइम आप ले रहे हो, कितना इंटरवल ले रहे हो, तो ये वाला पोर्शन आपका इंटरवल है जिसके बाद ये रिपीट होगा, तो वो हमारे पीरियड का टाइमिंग हो गया, क्लास टाइमिंग हो गया। तो सिमिलरली इसी तरह से क्या है 2π के बाद क्या हो रहा है, sin x का वैल्यू वो रिपीट होते जा रहा है, तो 2x अगर इसके बाद रिपीट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसका जो वैल्यू है, पीरियोडिसिटी है, वो पीरियोडिसिटी कितना हो जाएगा आपका 2π हो जाएगा, ठीक। और मैं क्या जानता हूं sin x के बारे में कि sin x का जो रेंज होता है वो रेंज क्या होता है, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, सही बेटे। तो sin x के बारे में हम क्या क्या जानते हैं कि भाई इसका जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 में इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इस तरह से मींस π इंटरवल तक का इंक्रीज होगा, फिर π इंटरवल तक का डिक्रीज, इस तरह से चलते रहेगा। दूसरा इसकी पीरियोडिसिटी है वो 2π है, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, सही है बेटे। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं sin x के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 11th क्लास से बिलोंग करते हैं और आपने थोड़ा सा लिमिट पढ़ा है तो आप ये भी जानते हो कि sin x का जब हम इसके सीरीज की बात करते हैं तो क्या होता है, x - x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ 5 फैक्टोरियल माइनस x⁷ 7 ठीक है बेटे। तो ये हो गया, जो बच्चे 11th के और जिसने लिमिट थोड़ा बहुत पढ़ा है तो मैंने उनको ऑलरेडी कराया हुआ है, सही है कि sin x का जो सीरीज होता है वो कैसा होता है, sin x = x - x³ 3 फैक्टोरियल, इस तरह से फॉर्म होता है, सही है बेटे। तो ये कुछ वैल्यूज है जो हमें sin x के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक। तो अब हम बात करेंगे, अब हमारे पास जो cos x है, cos x के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। तो जैसा मैंने sin x के लिए लिखा वैसे ही हम cos x के बारे में जानते हैं। तो cos x वाला जो फंक्शन होगा उसके ग्राफ की अगर बात किया जाए तो ग्राफ आपका कैसा फॉर्म होता है, तो आपका जो ग्राफ है वो π/2 शिफ्ट हो जाता है, मींस आप ये जानते हो कि cos x को हम क्या लिखते हैं, sin π/2 माइनस ऑफ x। तो π/2 माइनस ऑफ x का मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, सही है। कितना शिफ्ट हुआ, आपका π/2 शिफ्ट हो चुका है ग्राफ, ठीक। तो अगर π/2 शिफ्ट हो जाएगा आपका ग्राफ, मींस आप ये देखो क्या है, जब ऐसा वैल्यू आता है तो ओवरऑल ये वैल्यू 0 कब होगा, जब x = π/2 होगा। तो आप क्या करो, अपने ग्राफ को शिफ्ट कर दो π/2 इधर। तो मैंने क्या किया, मेरा जो ग्राफ यहाँ पे फॉर्म हो रहा था उस ग्राफ को शिफ्ट कर दिया, तो आप या तो इसको इधर शिफ्ट कर लो या इधर शिफ्ट कर लो, ठीक है। तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, इस तरह का जो ग्राफ है ऐसा फॉर्म होगा, मींस फर्स्ट वैसे भी sin x का जो cos x का जो ग्राफ है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ये आपका -π/2 वाला वैल्यू है, तो -π/2 से 0 वाला जो वैल्यू होगा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और 0 से π/2 वाला जो वैल्यू होगा ये आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप देखो जो cos x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होगा तो इसका जो ग्राफ होगा यहाँ से इसके बीच की बात करते हैं, है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए आफ्टर π/2। तो आफ्टर π/2 की अगर मैं बात करूं इस क्वाड्रेंट की, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये सही है, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। तो π/2
2 से 3 π/2 वाला जो वैल्यू है इसमें आपका साइन क्या होता है, देखो cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में आपका cos x कैसा होता है, नेगेटिव। उसके बाद फिर आपका देखो पॉजिटिव। तो मैं cos x के बारे में क्या जानता हूं कि cos x का ग्राफ का जो वैल्यू है वो 0 पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होगा, और 0 से लेके आपका पाई तक का cos x क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो 0 से अगर आप इसकी बात करते हो sin x की, तो -π/2 से π/2 तक का sin x इंक्रीजिंग होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला वैल्यू -π/2 से 0 तक का इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपका वैल्यू -π आएगा, तो -π से लेके वैल्यू 0 तक का इंक्रीज होगा, उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होगा 0 से पाई तक का, और फिर पाई के बाद वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होगा, इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक, सिमिलरली इसका भी जो पीरियड है वो पीरियड अगर आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये 0 से 2 पाई तक का, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया, ये क्या ये, अब देखो इसके बाद ये रिपीट ऐसे करके ग्राफ जा रहा है यहाँ तक का, उसके बाद फिर से ऐसे ही ग्राफ बना है, तो ये ग्राफ जो है वो रिपीट हो रहा है। तो 2 पाई के बाद में cos x का जो ग्राफ है वो भी रिपीट होता है। तो इसकी पीरियोडिसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी पीरियोडिसिटी जो होती है, मींस इसका जो इंटरवल जिसके बाद ये रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2 पाई। 2 पाई के बाद ये ग्राफ भी आपका रिपीट होने में लगा है, सही है। सिमिलरली इसके रेंज की अगर हम बात करें तो इसका रेंज भी कितना होगा आपका, इसका रेंज भी -1 से 1 होगा, सही है बेटे। चलिए तो फिर आज हम यही तक का करते हैं। आज यही तक का कर रहे हैं, कल थोड़ा सा इंटरवल हम, क्योंकि हमारा जो आज का क्लास था वो थोड़ा सेटिंग में दिक्कत हो गई थी, है ना। तो बेटे उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा थोड़ा क्लास लेट हो गया, मगर कल से हमारी जो क्लास है वो शार्प 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 9 to 9:45 तक हमारी क्लासेस चलेगी, सही है। तो कुछ चीजें और भी है कि अभी क्या है, कुछ चीजें हमें लिखनी पड़ी है, बहुत सारी चीजें, तो कुछ चीजें ऐसी है जो आप प्रोजेक्टर के थ्रू भी देख पाओगे, सही है। तो वो सेटिंग्स हम कर लेंगे तो आपको क्या है, थोड़ी दिक्कत कम होगी, ठीक। तो इससे रिलेटेड जितना भी कुछ आज हमने पढ़ा हुआ है मॉडुलस, सॉरी जो आपने किसके बारे में पढ़ा आज, सही है, फ्रैक्शन पार्ट के बारे में। तो फ्रैक्शन पार्ट से रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो मैं आपके ग्रुप में सेंड करने वाला हूँ, सही है। तो आप वहां से देख सकते हैं, और 10 क्वेश्चंस आपको 5 या 10 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट दे दूंगा, तो आपको क्या है शाम तक का वो करके मुझे वापस भी भेजना है। आप मेल मुझे या तो मेल कर देना डायरेक्टली, या आप क्या करोगे व्हाट्सएप पे ही मुझे सेंड कर दो, ठीक है। तो हम यहीं तक का क्लासेस कर रहे हैं, सबको समझ में आया। sin x और cos x के ग्राफ में बेटे, sin x और cos x के ग्राफ में ना π/2 0 से ग्राफ तो सेम होगा, मगर आपका जब आप ग्राफ देखोगे, सही है। अभी हम sin x की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन पार्ट वाले की नहीं। हाँ, तो इसमें 1 -1 से 1 नहीं आएगा इंटरवल आपका जो इंटरवल आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, π/2 वाला जो टर्म है, तो -π/2 से π/2। और रेंज की बात की जाए तो रेंज बेटे दोनों का सेम होता है, सही है। रेंज क्यों दोनों का सेम होता है, चलो थोड़ा मैं इसके बारे में बात कर देता हूँ कि अगर आप एंगल देखोगे ना, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये
रखा है। तो जब मैं sin x लिखता हूं तो sin x इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर पाई, और परपेंडिकुलर पाई क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। और सिमिलरली अगर मैं cos x की बात करूं तो cos x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या जानते हो कि b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होगा, सही है बेटे, ऐसा होगा ये, है ना। तो आप ये देखो जो ट्रायंगल आप फॉर्म कर रहे हो तो मैक्सिमम क्या हो सकता है इसकी, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं sin x की, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, जो परपेंडिकुलर है वो अगर बेस 0 हो जाए, आप देखो धीरे धीरे अगर बेस का वैल्यू डिक्रीज होते गया तो क्या होगा, ये जो ग्राफ है वो इस डायरेक्शन में आने लग जाएगा, सही है। तो उस केस में क्या है कि h और यहाँ पे जो बेस है ना वो जब ये टेंड टू 0 होगा, जब ये 0 की डायरेक्शन में जाएगा तो आपका जो p स्क्वायर है वो p स्क्वायर h स्क्वायर के इक्वल होने लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो h स्क्वायर है ना इसको हम क्या करते हैं, जो सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल में हम ये जो h है h को एज ए रेडियस कंसीडर करते हुए चलते हैं, सही है। तो ये जो h है वो पॉजिटिव रहता है हमेशा। तो यहाँ से आपको p की h की देखो h इक्वल टू p माइनस p या प्लस p दो वैल्यू देता है। तो या तो h माइनस p होगा या प्लस p, तो ये या तो -1 वैल्यू देगा या +1। और इसके बीच में इंटरमीडिएट जितना भी है, ये तो एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई, और इसके बीच में जितना भी p जैसे वैरी कर रहा है तो उसके बीच में when b स्क्वायर का ये जो b स्क्वायर है इसका कोई वैल्यू होगा ना आपका, तो उस केस में क्या है कि इसके इंटरमीडिएट में लाई करता है, इस वजह से इसका जो रेंज है वो -1 से 1 रहेगा। और सिमिलरली क्रिश cos का जो वैल्यू है cos x का वैल्यू वो भी किसके बीच में लाई करने वाला है, -1 से 1 के बीच में। इसके लिए भी सेम है, देखिए आपका क्या p बाई h है, यहाँ पे cos x इक्वल टू b बाई h है, तो b बाई h वाला वैल्यू में आप p को 0 करो तो b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होगा। तो वहां से जब b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर करोगे h ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ से b इक्वल टू प्लस माइनस h। तो यहाँ पे आप देखो आप जब b बाई h कर रहे होगे तो आपको दो वैल्यू मिल रहा है, एक्सट्रीम वैल्यू +1 और -1, ठीक है। और p की अगर कोई वैल्यू होगी तो वो क्या देगा, इंटरमीडिएट वैल्यू दे रहा होगा उसके बीच में। तो बेटे दोनों का सेम रहता है रेंज, sin x और cos x दोनों का जो ग्राफ है उसका रेंज सेम रहेगा, ठीक है बेटे। चलिए फिर गुड बाय टू ऑल।